हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एग्जाम टाइम्स। और क्या हाल चाल है सभी बच्चों का। आज हम अपने ऑडिटिंग के क्लास सेकंड सेकंड लेक्चर पर बात करने जा रहे हैं। पहले लेक्चर में हमने ऑडिटिंग के बेसिक इंट्रोडक्टरी पोर्शन पर बात किया था कि ऑडिटिंग क्या है, कैसे ऑडिटिंग का इवोल्यूशन हुआ, उसके क्या स्कोप है, क्या टाइप्स हैं, ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है। इंटरनल ऑडिट के बारे में कुछ बात किया था हमने, इंटरनल चेक के बारे में कुछ बात हमने किया था, जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन, एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के काम को असेस भी करता है, जिससे फ्रॉड और ओमिशन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये चीजें हैं जो है हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी और समझी थी। होप सो आप सभी लोग को वो क्लास जो है वो पूरी अच्छे से कंप्लीट समझ में आई। सेकेंड लेक्चर जो है वो आप सभी लोग को टॉपिक तो दिख ही गया होगा सर जी। सर टॉपिक जो है हमारा वो रूटीन चेकिंग एंड टेस्ट चेकिंग पर। रूटीन चेकिंग क्या होता है और टेस्ट चेकिंग क्या होता है। देखिए, नॉर्मली इस पर्टिकुलर टॉपिक से अभी तक तो क्वेश्चन देखने को मिले नहीं है, लेकिन आने वाले, भाई देखिए, एनटीए जो है वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो बाबू आप सभी लोग को जो है कभी भी सो क्या कहते हैं, गिफ्ट दे सकता है। गिफ्ट देने में बड़ा फेमस है। आप सभी लोग को सरप्राइजेस जो है उसकी पुरानी आदत है सरप्राइज देने की। तो ये चीजें जो है एनडीए की बहुत प्रॉब्लमेटिक है। इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि ये देखिए रूटीन चेकिंग आज तक नहीं आया, आ सकता, इसीलिए मैं इसको हर साल पढ़ाता हूँ। होता क्या है रूटीन चेकिंग? रूटीन देखिए, रूटीन और टेस्ट चेकिंग में बहुत स्लाइट डिफरेंस है। आपने स्टेटिस्टिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, एक पॉपुलेशन और एक सैंपल। पॉपुलेशन चेकिंग और सैंपल चेकिंग, इसको हम लोग सेंसस के नाम से भी जानते हैं। सेंसस क्या होता है सर? सेंसस का मतलब होता है सर हम पॉपुलेशन के सारे एलिमेंट को चेक करेंगे। ठीक उसी प्रकार एक ऑडिटर जब सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को पूरी शिद्दत के साथ एकदम अच्छी तरीके से जब उसका इवेल्युएशन करे, चेकिंग करे, उसको हम लोग नाम देते हैं रूटीन चेकिंग। इसमें हम लोग कोई भी एक एलिमेंट को छोड़ते नहीं। जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स एक्टिविटीज परफॉर्म की गई है कंपनी द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, उसकी थॉरली चेकिंग होती है। ये चेकिंग जो है रेगुलर बेसिस पे होती है, डेली, वीकली, मंथली बेसिस पे। वो ऑडिटर डिसाइड करता है। इसीलिए एक बहुत लेंदी प्रोसेस। ये करते क्यों है? करने के पीछे साफ साफ रीजन है बाबू, करने के पीछे बहुत साफ रीजन है। इरेगुलरिटी को चेक करना, एरर्स को डिटेक्ट करना। आप कोई भी चीज रेगुलर बेसिस पे किसी जब इवेलुएट करते हो, वहां पर हमेशा एक ऑब्जेक्टिव आपके सामने आएगा। आप ये चेक करना चाह रहे हो कि आप कुछ उम्मीद नहीं, भूल तो नहीं रहे, कुछ एरर्स तो नहीं हो रहा है। इसलिए जो है हम मिलनी क्या करते हैं, हमारे रूटीन चेकिंग करते हैं। रूटीन मतलब पॉपुलेशन, क्या नाम है आपकी, बात यहाँ पर की जाती है। आगे बढ़ेंगे आप, आगे आता है आपका टेस्ट चेकिंग। टेस्ट चेकिंग सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। जब हम लोग अपने ओवरऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जो भी हमारे पास ऑडिटर के पास डॉक्यूमेंट्स या जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन से कुछ सैंपल्स को उठाना और उस सैंपल्स का ही चेकिंग करना, इवेल्युएशन करना, टेस्ट चेकिंग कहलाता है। वो सैंपल्स हम ये मान के चलते हैं, वो सैंपल्स जो हैं वो पूरे अपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के, पूरे इंफॉर्मेशन के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। भाई आप ही समझिए, अगर एक कंपनी ने एक साल में 2 करोड़ ट्रांजेक्शन परफॉर्म किए, क्या किसी ऑडिटर के लिए एक महीने के अंदर उसको ऑडिट करना है पॉसिबिलिटी समझ में आती है आपको सर? कभी नहीं, कभी नहीं आती। तो इसीलिए ऑडिटर जो है धीरे धीरे टेस्ट चेकिंग के कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, जहां मंथली वीकली बेसिस को फॉलो करने के जो जो है वो ज्यादा चीजें नहीं आती। एक मिनट बोल दीजिएगा साथ में। ये बातें जो हैं आपकी वहां आती है। एक मिनट में बस देख लो वीडियो गड़बड़ाया तो नहीं। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो सर ये बातें आपकी टेस्ट चेकिंग की थी। टेस्ट चेकिंग में करते क्यों है? देखिए, अब जाहिर सी बात है, जब हम लोग सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन या सैंपल की बात जब हम करते हैं सर, तो वहां पर आपके टाइम और कॉस्ट दोनों में रिडक्शन होता है। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम रूटीन चेकिंग में होती थी कॉस्ट और टाइम की, जिसको टेस्ट चेकिंग ने कंप्लीट कर दिया। इसको टेस्ट चेकिंग ने जो है वो सॉल्व। ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इन सारे पॉइंट्स में एक बार आप लोग, मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ, गो थ्रू कर लीजिए इसको सर। बहुत बेसिक बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। अश्योरेंस करना भाई कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एक्यूरेट है और कंप्लीट है, और ऑल कंप्लायंस आपने फॉलो किया है, एरर्स और ओमिशन नहीं है,
वीकनेसेस ऑर्गेनाइजेशन की पता चल जाएंगी आपको। टाइम और कॉस्ट, सबसे बड़ी चीज आज के समय में समय और पैसा बहुत कीमत, सबसे ज्यादा पैसों से अधिक कीमती चीजें जो है आपके लिए समय। जो जितना बचा सके उतना बढ़िया है। मेरी तो मजबूरी बन जाती है कि मैं क्लास एक दिन में 2 दिन में एक ही बार ले पाता हूँ, नहीं तो मेरी कोशिश तो रहती है, मेरे समय का अभाव है। भगवान से मैं रोज यही मनाता हूँ कि 24 घंटे से ज्यादा होना चाहिए। अगर 1-2 घंटा और अधिक होता तो हम लोग जो है वो कुछ काम कर लेते। कि नहीं हो पाता, क्या किया जाए, कोई बात नहीं सर। और ये आपको आगे के रिकमेंडेशन भी करेगा कि भाई कैसे ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल सिस्टम को और बढ़िया इंप्रूव किया जाए, उस पर कंट्रोल अच्छा बनाया जा सके। इसीलिए टेस्ट चेकिंग जो है वो इम्पोर्टेंट। अब देखिए मैंने जैसा कि आपको बताया था कि डिफरेंस को थोड़ा सा आप लोग जो है वो ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। ये डिफरेंस आपको ठीक है, मैं जूम इन कर दे रहा हूँ। रूटीन चेकिंग में हम सारे ट्रांजेक्शन को देखते हैं, सेंसस वाला कॉन्सेप्ट आता है। टेस्ट चेकिंग में हम लोग जो है वो सैंपल ट्रांजेक्शंस को देखते रहते हैं। ये एरर और ओमिशन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। ये एविडेंस प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के सपोर्ट में। ठीक, इसको हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू देखते हैं। इसे हम लोग सेलेक्टिव, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब सारे को देखना, सेलेक्टिव मतलब कुछ को देखना। ये तो कुछ इंग्लिश का टर्म है जो ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, एक्सपेंसिव होता है सर। और ये जो है आपका सर, ये टाइम कंज्यूमिंग और लेस एक्सपेंसिव होता है। टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता मेरे कहने का मतलब। ये एक्यूरेसी डिटरमाइन करता है सर, ये कंप्लीटनेस और वैलिडिटी डिटरमाइन करता है। ठीक है, ये वाइडर स्कोप रखता है, इसका नैरोवर स्कोप है। राइट, देखिए एक आपको थोड़ा वीक पॉइंट दिखेगा टेस्ट चेकिंग का, तो नैरोवर स्कोप है, क्योंकि आप यहाँ पर जो सैंपल उठा रहे हो वो कम उठाते हो इन कंपैरिजन टू आपके नॉर्मल रूटीन चेकिंग। वाउचिंग की बात कर लेते हैं। देखिए वाउचिंग शब्द में जो सबसे बड़ा शब्द है वाउचर। अभी हम लोग बात करेंगे सोर्स डॉक्यूमेंट का। आपने क्लास 11 चैप्टर नंबर 8 अगर आपको याद होगा, ओरिजिन ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट नाम से एक चैप्टर हुआ करता था। उसमें आप लोग वाउचर्स के बारे में पढ़ते थे कि हम कोई भी तमाम तरह के ट्रांजैक्शन करें, उस ट्रांजैक्शन का जो बैकअप डॉक्यूमेंट है, जो वह ट्रांजैक्शन के वैलिडिटी को बताए, उस ट्रांजैक्शन के कंप्लीटनेस को बताए, उस ट्रांजैक्शन के एक्चुअल हैपनिंग को बताए, उसको हम वाउचिंग कहते हैं। वाउचिंग कुछ और नहीं, बस यही चेक करना कि अगर कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑर्गेनाइजेशन ने परफॉर्म किया है तो उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का आपके पास एविडेंस है कि नहीं। बुक्स ऑफ अकाउंट ने आपने उसको रिकॉर्ड तो कर दिया है, अब उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को ट्रेस करने के लिए उस पर्टिकुलर वाउचर का होना आवश्यक है। बहुत लोग बोगस ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर देते हैं। बोगस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? बोगस ट्रांजैक्शन का मतलब होता है सेल्स के मैग्नीट्यूड को बढ़ाने के लिए, खर्चों को बढ़ाने के लिए, रेवेन्यू को कम दिखाने के लिए, टैक्सेशन को बचाने चुराने के लिए वो लोग कुछ कुछ इलीगल और कुछ एक्चुअली में वो ट्रांजैक्शन हुए नहीं होते, तब पर भी उन्हें ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दिया जाता है। तो इसीलिए जो ऑडिटर होता है वो इन चालाकियों को समझता है और वो वाउचिंग की प्रोसेस को परफॉर्म करता है। ठीक है, एग्जांपल भी दिया हुआ, परचेज ट्रांजैक्शन को चेक करने के लिए एक एक बिल को, इनवॉइस को ऑडिटर जो है वो सैंपल के तौर पे चेक करता रहता है। तो पूरे पूरे को चेक कर लेगा तो रूटीन चेकिंग हो जाएगा, या अगर आपके क्या नाम है कि कुछ ही को उठाएगा तो सैंपलिंग हो जाएगी, टेस्ट चेकिंग। स्टेप्स की बात कर लेते हैं। देखिए स्टेप, अब मैं आपको एक बात और बता दूं, एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग। जो स्ट्रेटेजी की बात मैं आपसे कर रहा था, प्रोसेस, कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ रहे हो उसमें अगर आपके प्रोसेस की बात आएगी तो उस प्रोसेस को कंठस्थ कर लो आप। हो सकता है ये 5 आपको स्टेप जो दिख रहे हैं वाउचिंग के, ये आपको अवेसिव स्टेटमेंट के फॉर्म में दिख रहे हैं। आप कोशिश कीजिए कि वाउचिंग के प्रोसेस को अपने लैंग्वेज में जो है वो टॉपिक में लिख दीजिए। जैसे पहले लिखा है आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक अकाउंट, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिसिटी ये एक टॉपिक हो सकता है, मतलब एक पॉइंट हो सकता है। दूसरा सैंपलिंग ऑफ ट्रांजैक्शन या टेस्ट चेकिंग लिख सकते हैं। तीसरा डॉक्यूमेंट सपोर्ट एक पॉइंट बना सकते हैं। देखिए पॉइंट बनाना सीखिए आप लोग। पहला क्या कह रहा है? पहला कह रहा है हमें स्पेसिफिक अकाउंट के बैलेंस को, ट्रांजैक्शन को चेक करना होगा सर, इसको हम लोग स्पेसिफिसिटी का नाम दे सकते हैं। दूसरा आता है आपके सैंपलिंग देखना, इसको हम लोग टेस्ट चेकिंग की बात करते हैं। हमने 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 चाहा, हम पहले वाले स्टेप में हम चाहते हैं सेल को देखेंगे, सेल के ही बुक को चेक करना स्पेसिफिसिटी है। अब सेल के भाई एक साल में 50 लाख ट्रांजैक्शन हुए होंगे, तो क्या हम 50 लाख ट्रांजैक्शन हुए देखेंगे सर? सैंपल, इसको हम लोग टेस्ट चेकिंग के नाम से भी जानते हैं। राइटिंग बहुत अच्छे से पहले से अच्छी हुई सर। आप कल थोड़ा सा गड़बड़ लिख रहे थे, लेकिन आज तो आप एकदम शानदार लिख रहे हैं।
आगे सर उसके पर्टिकुलर सोर्स डॉक्यूमेंट सेलेक्ट ट्रांजेक्शन को उठाना है और चेक करना है कि उसका सोर्स डॉक्यूमेंट है कि नहीं। स्क्रीनिंग हम डाल सकते हैं। तीसरा स्टेप क्या डाल सकते हैं सर? तीसरा स्क्रीनिंग। सर एग्जाम में हूबहू ये सारे पॉइंट नहीं आए तो क्या करेंगे सर? तब तो हम हमारा मुंह बन जाएगा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। हूबहू नाम नहीं आएगा, लेकिन हाँ आपको स्टेप पढ़ के वो पर्टिकुलर ऑप्शन पढ़ के लगेगा कि हाँ यहाँ फिट हो सकता है। और भगवान तो ऊपर दिए तो खाली तो नहीं दिए होंगे ना कुछ तो भरे ही होंगे। तुम लोग उसका प्रयोग स्वाद किया करो। अब तो एमकॉम के स्टूडेंट बनने जा रहे हो, ऐसे कैसे काम चलेगा? ठीक है। चौथा है भाई ट्रेस करना, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन एक पॉइंट हो गया। और पांचवा का कोई डिस्क्रिपेंसी और कोई एक्सेप्शन है तो उसको इवेलुएट करना। ये जो आपके हैं 5 स्टेप होते हैं वाउचिंग। आगे हम बढ़ेंगे। वाउचिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? वाउचिंग का ऑथेंटिसिटी, एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, ट्रांजेक्शन का है कि नहीं, उसके इनवॉइसेस हमारे पास है कि नहीं है, उसके वाउचर, उसके कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे पास है कि नहीं, हम जो भी ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो प्रॉपरली ऑथराइज्ड है कि नहीं। और एट लास्ट सर हमने ऑडिटर जानना चाहता है कि जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए गए हैं, जो अकाउंट बनाए गए हैं, जो पर्टिकुलर हम स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं, वो गैप के थ्रू फॉलो कर रहे हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जिससे एरर्स और फ्रॉड्स पता लगा सके आपके ऑर्गेनाइजेशन में। अगर होता है तो उसको रोका जा सके। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे सर। आगे आगे आता है टॉपिक वेरिफिकेशन। वाउचिंग, वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं बाबू जो थोड़ा सा आप सभी लोग को ध्यान देने वाले टॉपिक्स हैं। यहाँ से एकदम बनते ही बनते क्वेश्चन है, एकदम फेवरेट टॉपिक है एनटीए के। वेरिफिकेशन क्या होता है सर? सर वेरिफिकेशन के अंदर हम लोग एग्जिस्टेंस एंड ओनरशिप की बात करते हैं। कोई पर्टिकुलर असेट लाइबिलिटी हमारे पास है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने उसको डिस्क्लोज किया हुआ है, एक्चुअली में उसका एग्जिस्टेंस हमारे पास है कि नहीं, उसको हम लोग नाम देते हैं किसका? आप लोगों ने उसको नाम पढ़ा होगा, लॉ में एक शब्द उसको हम लोग यूज करते हैं। देखिए शब्द मेरे दिमाग से निकल गया, गुस्सा आता है मुझे कभी। ओनरशिप को तो टाइटल कहते हैं हम लोग, और एक हम लोग कहते हैं, एक शब्द को, ट्रांसफर को हम क्या कहते हैं यार? नाम याद, बात याद आता होगा, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है क्या उसे नाम कहते हैं। पॉसेसिवनेस, एक पॉसेसिवनेस कहते हैं। पॉसेसिवनेस शब्द रिलेशनशिप का शब्द है। पॉसेसिवनेस शब्द सर मत बोलिए, उसकी याद आ जाती है मुझे, आप पर्सनल मत जाए कीजिए सर। तो क्या कहते हैं? पोसेशन। मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में ऐसे ही रहा हूं, शब्दों को जो है ऐसे ही याद करता। स्पेलिंग गलत हो सकती है, लेकिन मेरा अंदर का नीयत जो है तो साफ है। पोजीशन का, पोजीशन का मतलब होता है एक्चुअली में आप उसके ओनर नहीं है, लेकिन आप उस पर्टिकुलर असेट के राइट को एंजॉय कर। आप लोग अभी लॉ पढ़ेंगे तो उसमें आप लोग पढ़ेंगे अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में, वहां पर आप सभी लोग पोजीशन और टाइटल को अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन मेरे कहने का यह मतलब ये है कि असेट और लाइबिलिटी का एग्जिस्टेंस और ओनरशिप ऑडिटर चेक करता है। बैलेंस शीट में आपने कोई असेट दिखा रखा है, एक्चुअली में वो असेट आप एग्जिस्टेंस में है कि नहीं है, वो तो दिखा देते हैं फ्री होल्ड प्रीमाइसेस। पता चला कि एक को छोटे से कमरे में अपना बिजनेस सेटअप किए हुए, प्रीमाइसेस है ये नहीं है, ले चपाचप डिप्रिसिएशन चार्ज किए जा रहे हैं। डिप्रिसिएशन लगाने से क्या होता है? खर्चे बढ़ेंगे, इनकम कम होगी तो प्रॉफिट कम होगा, टैक्स कम देना पड़ेगा। बहुत चालाक होते हैं लोग। एक छोटे से कमरे में दफ्तर बना के बिजनेस चला रहे, कंपनी चला रहे, माल गोडाउन से गोडाउन पर रेंट पर लेकर माल वहीं से खरीद बिक्री चल रही है, बस बिजनेस यहाँ दिखाने के लिए एक ये हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है, एक कमरा ले रखा है 2,000 रुपए रेंट पर, लेकिन हमने दिखाया फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 50 लाख रुपए के। अगर हम 10% डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो हर साल 5 लाख का डेप्रिसिएशन लगेगा, स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से। इतना खर्च कम कर दिया भाई तुम्हारा। ओनरशिप, अरे कोई असेट तुम्हारा है कि नहीं है, टाइटल भी तो आपके पास होनी चाहिए। दिखा तो दिया कि तुम्हारे पास फ्री होल्ड प्रीमाइसेस है, पता चला उस फ्री होल्ड प्रीमाइसेस पर कोई केस चल रहा है, कंटिंजेंट लायबिलिटी हो गई वो आपके लिए असेट। अगर आप अकाउंट्स पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कंटिंजेंट लायबिलिटी के बारे में, बहुत खतरनाक चीज है ये। 90% चांस होता है वो लायबिलिटी बननी है आपकी। कोई प्रॉपर्टी पर केस चल रहा है, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, वो कंटिजेंट लायबिलिटी आएगी। एक्चुअली में उस प्रॉपर्टी को आपके बैलेंस शीट में नहीं होना चाहिए आप, लेकिन उसको अपना 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 पर्सनल मान रहे हैं, और उस पर आप सीना चौड़ा करके 36 इंच का सीना करके आप जो है 56 इंच का आप उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। इनकम टैक्स अथॉरिटी को बेवकूफ समझाया आपने, ऑडिटर यही कहेगा।
तो इसीलिए वेरिफिकेशन में एग्जिस्टेंस ओनरशिप और वैल्यूएशन, हालांकि देखिए वैल्यूएशन वेरिफिकेशन का पार्ट होता है, लेकिन वैल्यूएशन को हम अलग टॉपिक के तौर पर पढ़ते हैं। वैल्यूएशन का मतलब क्या है? वेरिफिकेशन तो एग्जिस्टेंस और ओनरशिप का, पोजीशन का, टाइटलशिप का, इन सब चीज का चेकिंग होता है। वैल्यूएशन क्या होता है? वैल्यूएशन चेक होता है कि एक्चुअली आपने उस असेट पर, वैल्यूएशन पर्टिकुलरली असेट पर भी किया जाता है, लायबिलिटी पर तो वैल्यूएशन क्या ही करेंगे आप। तो वैल्यूएशन में हम चेक करते हैं कि वो असेट प्रॉपर्ली मेंटेन्ड है कि नहीं है, उस असेट पर आपने सही अमाउंट का डेप्रिसिएशन चार्ज किया है कि नहीं किया है, उस असेट पर अगर आप कोई खर्च करते हैं तो आप उसे किस तरह के एक्सपेंस पे तौर पे ट्रीट करते हैं, वो वैल्यूएशन ऑफ असेट है, कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये चीजें जो है हम लोग वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज में पढ़ते हैं। वेरिफिकेशन के प्रोसेस में आएंगे, देखिए यहाँ पर आप सभी लोग को पहला पॉइंट देखेंगे, फिजिकल वेरिफिकेशन, जाकर ऑडिटर चेक करता है कि इन्वेंटरी, इक्विपमेंट, फिक्स एसेट जैसी चीजें जो है वो एक्चुअली प्रेजेंट है कि नहीं, उसकी अकाउंटिंग जो की रखी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, असेट परचेज किया है तो भाई उसको उसका बिल भी आपके पास होगा, ठीक है। आपने इन्वेंट्री को शिप के थ्रू अगर मंगवाया, बिल ऑफ लीडिंग जैसे डॉक्यूमेंट्स आपके पास है कि नहीं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट, देखो मैं एक बात पहले कह दूं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंट पढ़ के जाना। एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा डॉक्यूमेंट किस चीज के लिए होता है, इंपोर्टर को बेनिफिट होता है कि एक्सपोर्टर को बेनिफिट होता है उस डॉक्यूमेंट से, तो वो चीजें पढ़ जाना। क्लास 11 की चीजें हैं लेकिन बहुत काम की आती है। इंश्योरेंस एंड ट्रेड नाम का एक चैप्टर है, इंश्योरेंस लॉ एंड अकाउंट, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट आप पढ़ने को मिलेगा, वो उसमें ये सारी चीजें थोड़ा सा देखने वाली, इंश्योरेंस के बारे में मैं बात में कर रहा हूँ। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट डॉक्यूमेंट पढ़ के आना। कंफर्मेशन की बात मैं आपसे करूं, कंफर्मेशन में आप सभी लोग, जैसे आपने कोई पर्टिकुलर असेट एक्वायर किया है लेकिन बैंक से लोन के थ्रू एक्वायर किया है, तो उसकी चेकिंग करना, कस्टमर वेंडर को वेरीफाई करना, और लास्ट आता है रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन का मतलब होता है बैलेंस रिपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट दी, डॉक्यूमेंट सपोर्ट आपका है कि नहीं है, ये सारी चीजें। तो ये आपके जो है, मैंने जो आपको अभी इतने देर में वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन के बारे में। सबसे वाइडर टर्म कौन सा होता है? सबसे वाइडर टर्म जो है वेरिफिकेशन होता है, उससे नैरोअर वैल्यूएशन होता है, और सबसे नैरोअर वाउचिंग। वाउचिंग सबसे पहले परफॉर्म किया जाता है, फिर वैल्यूएशन परफॉर्म किया जाता है, और सबसे आखिरी में वेरिफिकेशन परफॉर्म किया जाता है। वाउचिंग जो है वो ऑडिटर के स्टाफ भी परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन जैसी चीजें, खासा मैं आपको बताऊं, वेरिफिकेशन जो है वो ऑडिटर्स और प्रोफेशनल्स परफॉर्म करते हैं, वैल्यूएशन जो है वो ऑडिटर्स और पर्टिकुलरली प्रोफेशनल्स परफॉर्म करते हैं। ये डिफरेंस जो है वो एक बार आप लोग देख लीजिए। ऑडिट ऑफ लिमिटेड कंपनी, कंपनी जिसकी ऑडिटिंग कैसी होती है, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, कंपनीज की ऑडिटिंग मैंडेटरी है, उनको जो है एक्सटर्नल ऑडिटर को अपॉइंट करना होता है, और एक्सटर्नल ऑडिटर साल में एक बार उनको जो है वो स्टैट्यूटरी ऑडिट परफॉर्म करना ही पड़ेगा। स्टैट्यूटरी ऑडिट का मतलब क्या होता है? वह ऑडिट जो लॉ द्वारा बोला गया हो, मैंडेटरी, जिसे कानून कहती हो कि इसे कराना अनिवार्य है, उसको हम लोग स्टैट्यूटरी ऑडिट कहते हैं, ठीक है। उसको हम लोग एक्सटर्नल ऑडिट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उसको हम लोग फाइनल ऑडिट के नाम से भी जानते हैं। तमाम तरह के नॉमेनक्लेचर हैं आपके ऑडिटिंग में, उन सभी नॉमेनक्लेचर को ध्यान रखिएगा। एग्जाम में गाली मत दीजिएगा कि इन शब्दों का प्रयोग सर ने करना नहीं बताया, मैंने सारा बताया, मैं अपने सारे बच्चों को सारी चीजें बताता हूँ। खैर आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ेंगे सर। तो कंपनी की ऑडिटिंग करते होता क्यों, तो सभी को पता, ऑडिटिंग अब चेक करना, असेसमेंट करना, फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस को के प्रोग्रेस को पता करना है, ये सारी फालतू चीजें आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। प्लानिंग की बात मैं करूंगा आप सभी लोग से, थोड़ा सा प्रोसेस की बात करूंगा। तो प्रोसेस में देखिएगा, प्लानिंग सबसे पहले जो ऑडिटर होता है वो क्या करता है, ऑडिट के स्कोप को डिफाइन करता है, किस तरह का ऑडिट है, क्या करना है। अब मैं कहूं, अगर मैंने किसी फाइनेंशियल ऑडिट को कराने की कोशिश की है, तो जो ऑडिटर आएगा वो कॉस्टिंग पर नहीं जाएगा, वो टैक्सेशन पर नहीं जाएगा, उसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की एक्यूरेसी मेंटेन करने की कोशिश करेगा, पता करने की कोशिश करेगा। मैंने अगर पर्टिकुलरली इन्वायरमेंटल ऑडिट कराने की कोशिश की है, तो वो देखेगा ये क्या कंपनी ईएसजी पॉलिसी परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, कंपनी अपनी सस्टेनेबिलिटी पर काम कर रहा है कि नहीं, कंपनी जो है वो
कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैं कंप्लायंस ऑडिट आऊंगा तो कराऊंगा तो जो ऑडिटर है वो क्या चेक करने की कोशिश करेगा कि आप लॉ को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, आप लॉ के अमेंडमेंट्स को ध्यान रख रहे हो कि नहीं, टाइम टू टाइम आप लॉ के अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसीज फ्रेम कर रहे हो कि नहीं। ये सारी चीजें होती है। स्कोप डिफाइन करना बहुत जरूरी है। आप सभी लोग रिसर्च के बच्चे बनेंगे, भविष्य में रिसर्च करेंगे, बाबू ये पहले बिल्कुल डिसाइड कर देना कि आपको करना क्या है। एक ब्रॉडर एरिया लेकर चलना, बिना ब्रॉडर एरिया के कभी भी काम नहीं होता। नेक्स्ट आता है रिस्क असेसमेंट। देखना मिस स्टेटमेंट, फ्रॉड, ऐसी जैसी चीजें पास्ट में हुई तो नहीं है, उसका इफेक्ट प्रेजेंट में पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, ये सारी चीजें रिस्क असेसमेंट होता है। इंटरनल कंट्रोल इवैल्यूएशन, इंटरनल ऑडिट मैंने बताया था कंपनी जो है हर 3-3 महीने, 2-2 महीने, महीने पर, 6-6 महीने पर कराती रहती है। तो इंटरनल कंट्रोल या इंटरनल ऑडिट जो कंपनियां करवाई, कंपनी ने कराया है इतने दौरान साल में 3-4 बार, उसके रिपोर्ट को पढ़ना और समझना है कि क्या कुछ डेविएशंस तो नहीं आ रहे। अगला ऑडिट एविडेंस, बुक्स ऑफ अकाउंट मंगवाना, आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मंगवाना, ऑडिटर मंगवाने का काम करता है। ऑडिट प्रोसीजर में आता है एनालिटिकल रिव्यू करना, हर पर्टिकुलर डिटेलिंग की टेस्ट करना, ठीक, आखिरी में रिपोर्ट बनाना कि कंप्लीट है कि नहीं है, कुछ उसमें गलतियां तो नहीं है, और सबसे आखिरी में सभी चीजों को डिस्क्लोज करना, फॉलो सबको बताना और फीडबैक लेना। ये जो है वो ऑडिट कंपनीज की ऑडिटिंग में प्रोसेस में आता है। ऑब्जेक्टिव मैं एकदम नहीं बताऊंगा, सत्य नहीं बताऊंगा, इन सारे पॉइंट्स को एक बार अपने ऑब्जेक्टिव के तौर पे इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत बेसिक सी चीजें हैं। मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई सा बच्चा होगा जिसको ये सारे पॉइंट्स में प्रॉब्लम, ठीक है। मेरा जो मानना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो अपॉइंटमेंट ऑडिटर, वाउचिंग, वैल्यूएशन, वेरिफिकेशन, टेस्ट चेकिंग, रूटीन चेकिंग, ऑडिट प्रोग्राम, जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बीच में अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो ऑडिटर का अपॉइंटमेंट जो है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, मैं क्वालिफिकेशन की बात कर रहा हूँ। एक पर्सन, एक इंडिविजुअल ऑडिटर तभी बन सकता है जब उसको ICAI द्वारा चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री मिली हो, का सर्टिफिकेट मिला हो, वो सर्टिफाइड हो कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म ओपन कर सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म में काम कर सकता है, ऑडिटर की प्रैक्टिस परफॉर्म कर सकता है। और कहां से हो वो? ICAI द्वारा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। क्या सर एक अकेला ही इंडिविजुअल ऑडिटर बन सकता है? जी नहीं, ऑडिटर बनने के लिए ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है, कोई अकेला इंसान ही बन सकता है। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म भी, एक फर्म के अंदर एक से अधिक CA होते हैं, तो वो लोग भी, वो फर्म भी एज अ ऑडिटर काम कर सकती है। तो वहां पर कोई एक CA काम नहीं करेगा, उस फर्म के अंदर के जितने CA होंगे सब उस कंपनी का ऑडिट करेंगे, ठीक है। नॉर्मली कंपनियां इसको कराती हैं थोड़ा सा और अच्छा, क्योंकि अकेले ऑडिटर पर, अकेले एक CA पर डिपेंडेंट होना थोड़ा सा खतरनाक हो जाता है कंपनी, बड़ी कंपनियों के लिए, ठीक है। वो कुछ इन्फॉर्मेशन मिसप्लेस ना कर दे, ठीक है, कुछ गलती ना कर दे, इंसान ही तो है, CA तो क्या हुआ, भगवान थोड़ी ना हो गया, गलती तो हो ही सकती है सब, ये चीज है। तो अपॉइंटमेंट की बात मैं करूंगा। देखिए फर्स्ट ऑडिटर कौन होता है? सबसे पहली बार जब कंपनी बनती है तो उसको अपॉइंट जब किया जाता है, फर्स्ट कंपनी जब बनती है, पहली बार जब कंपनी रजिस्टर होती है, इनकॉर्पोरेट होती है, तो उसके AGM में सबसे पहली बार जब मेनली और सबसे पहले ऑडिटर को वहां पर अपॉइंट किया है। अपॉइंटमेंट 2 तरीके से होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी अपॉइंट कर सकते हैं और उसको जनरल मीटिंग के थ्रू भी अपॉइंटमेंट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तभी करेंगे जब शेयर होल्डर्स कहेंगे उनसे करने के लिए। BODs अपने मन से कभी भी ऑडिटर अपॉइंट नहीं करते हैं। 1 महीने के अंदर, यहाँ देखिए कुछ बातें ध्यान रखिएगा बाबू आप लोग, 1 महीने रजिस्ट्रेशन के 1 महीने के अंदर फर्स्ट ऑडिटर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर लेने चाहिए। तो BODs है वो इनकॉर्पोरेशन के सर्टिफिकेट मिलने के 1 महीने के अंदर फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करना होता है। ऑडिटर जो है, पहला ऑडिटर जो है अपने ऑफिस को चेयर कब तक करता रहेगा? फर्स्ट AGM तक। पहला AGM का महीना याद रखिएगा 15 महीना होता है, अधिक से अधिक 15 महीने के अंदर अंदर कंपनी को जो है AGM, पहली AGM करना अनिवार्य है। पहली AGM का मतलब क्या? फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग कंपनी जो है वो कब करेगी? कम अधिक से अधिक इनकॉर्पोरेशन के 15 महीने के अंदर। हालांकि रूल चेंज अगर हो गया हो तो एक बार देख लीजिएगा, ये पुरानी कंपनी लॉ का नियम। आगे हम बढ़ेंगे। अपने चेयर को भाई जब तक AGM नहीं होगा तब तक तो चलता रहेगा। हाँ, उसके उसके टाइम पीरियड को, उसके जो है कि टाइम को एक्सटेंड किया जा सकता है 3 महीने के।
मैं अगर बात करूं कि अगर आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू ऑडिटर को अपॉइंट नहीं कर पा रहे हैं तो आप जनरल मीटिंग के थ्रू भी ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते हैं। वहां पर भी नियम सेम आपके लिए दिखेगा भाई। कंपनी जो है एक मेंबर को नॉमिनेट करेगी, उस मेंबर के हाथ में पावर होगा कि किसको ऑडिटर के रूप में अपॉइंट। जैसे जनरल मीटिंग में मेनली शेयर होल्डर्स ही होते हैं, उनके अपने में किसी एक लोग को खड़ा कर देंगे कि आप चुनिए किसको ऑडिटर चुनना है। तो किसी एक्सटर्नल पार्टी को जिसका कंपनी से कोई रिलेशन ना हो, जिसका कंपनी के किसी एक पर्सन से कोई रिलेशन ना हो, जिसका कंपनी से कोई बिजनेस रिलेशन ना हो, जिसका कंपनी से कोई बेनिफिट ना हो, कोई लॉस ना हो, जिसका कंपनी के खिलाफ कोई केस ना हो, कंपनी का उस पर्सन के खिलाफ कोई केस ना हो, ऐसे ना कुछ ना, अगर उस पर्सन के खिलाफ नहीं है तो वो कंपनी का ऑडिटर बन सकता है। ठीक है, अगर आप एजीएम के थ्रू आ रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा मीटिंग के 14 दिन के अंदर जो है अपॉइंटमेंट ऑडिटर का हो जाना चाहिए। ठीक, पहले कंपनी के पहले ऑडिटर का नाम उसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाता है। ठीक है, और सच अपॉइंटमेंट इज इनवैलिड सिंस द प्रोविजन ऑफ एक्ट ऑफ प्राइवेट। पर ऐसी बात है वो तभी फॉलो, मतलब उसको इनवैलिड माना जाएगा जब आपने कंपनीज एक्ट को फॉलो नहीं किया। वो तो कंपनीज एक्ट में ऐसी बात लिखी गई। अपॉइंटमेंट की बात करेंगे, देखिए अपॉइंट इसमें तो मैं कुछ बोलने को है ही नहीं। शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं। कभी क्वेश्चन आया कि ऑडिटर्स को कौन अपॉइंट करता है, शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेगा, याद रखिएगा। कभी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या जनरल मत लिखिएगा। ऑडिटर्स को जो है हमेशा कौन अपॉइंट करते हैं, शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं। ठीक, हाँ, वो कहे थे अगर बीओडी से कि आप अपॉइंट कीजिए तो वो अलग चीज है, ये तो करते तो ऑडिट शेयर होल्डर्स ही। एलिजिबिलिटी मैंने बता दिया है, एक पर्सन एक फर्म जिसको चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रैक्टिस कर रहा है और जो आईसीएआई द्वारा रजिस्टर्ड। राइट्स एंड ड्यूटीज अभी हम पढ़ेंगे। नॉर्मली आप देख लीजिए राइट क्या होती है। सबसे बड़ा राइट जो ऑडिटर का होता है, एक्सेस ऑल कंपनी बुक्स रिकॉर्ड्स एंड वाउचर्स, ये उसका राइट होता है। सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त करना और किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के एक्सप्लेनेशन को पाने के लिए भी वो जो है उसको क्या होता है, उसको ये राइट। ठीक है, ठीक, ड्यूटी की बात करेंगे। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एग्जामिन करना, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को इवेलुएट करना, फ्रॉड पता करना, लॉ रेगुलेशन फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको चेक करना मेनली काम होता है। एक मिनट। ऑडिट रिपोर्ट की बात मैं आपसे करूं, रिमूवल की बात कर लेते हैं पहले। रिमूवल में आप अगर आप ध्यान देंगे तो मेनली ऑडिटर जो है वो कंपनी के शेयर होल्डर्स के द्वारा रिमूव कर दिया जाता है अगर उसने अपना जो है वो कार्यकाल 1 साल का, मतलब एक एजीएम तक का पूरा कंप्लीट कर दिया है। अगर उसके बीच में अगर इसको रिमूव करना है तो कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। स्पेशल रेजोल्यूशन और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपको जरूर पढ़ लीजिएगा। कंपनी को कोई भी काम करना होता है, कोई भी कंपनी का वर्क अगर रुका हुआ है और कंपनी चाहती है कि उसको जो है वो सही किया जाए या उसको लाया जाए प्रैक्टिस में, तो कंपनी को रेजोल्यूशंस पास करने होते हैं। ठीक है, अगर कंपनी, हालांकि अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है कंपनी को तो 75% वोट चाहिए, और अगर 50% वोट से भी काम चल जाता है तो उसको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कहते हैं। आप इसको डिटेल में पढ़िएगा, कब कब कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए, कब कब कंपनी को ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कराकर भी वो काम करा सकते। ठीक, तो ऑडिटर के रिमूवल में भी स्पेशल रेजोल्यूशन का काम होता है। ठीक है, हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट का भी उसमें अप्रूवल चाहिए, लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन कराना बहुत जरूरी है। ऑडिट रिपोर्ट की बात कर लूं, ऑडिट रिपोर्ट में अगर अनक्वालिफाइड लिखा है तो ये माना जाएगा कि वो कंपनी जो है वो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन रखी हुई है, कंपेरेबल इंफॉर्मेशन रखी है, अंडरस्टैंडेबल इंफॉर्मेशन रखी है, कंपनी के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वो उस पर्टिकुलर ऑडिट रिपोर्ट में क्वालिफाइड या एडवर्स कोई शब्द आ जाते हैं तो हम ये मानते हैं कि कंपनी के जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कंपनी ने परफॉर्म किए हैं या जो जो ऑडिटर ने मेनली देखा हुआ है वो गड़बड़ है। ठीक, पेनाल्टी की बात करें, ऑडिटर अगर अपने ऑडिट कंप्लायंस को फॉलो नहीं करता, स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करता तो उसे मेनली फाइन्स और इम्प्रिजनमेंट की भी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे सर, तो आगे हम देखेंगे। हालांकि पेनाल्टीज जो है वो ऑडिटर के लिए भी हो सकता है, कंपनी के मेनली
उनके खिलाफ भी हो सकता है, कंपनी के ऑफिसर्स और बीओडी के खिलाफ भी हो सकता है। अगर ऑडिटर ये देखता है कि कुछ एडवर्स रिपोर्ट या क्वालिफाइड रिपोर्ट आता है, तो फाइन्स और इम्प्रिजनमेंट की सुविधा उनके लिए। और इन रिटर्न आप देखेंगे तो ऑडिटर के लिए भी दिक्कत आती है सर। ड्यूटीज की बात करेंगे सर, ड्यूटीज में रट लो ड्यूटी, इनमें तो हम कुछ बताने लायक नहीं है सर, कि आप उसको नया समझो। फ्रॉड बताने में भाई, रिपोर्ट करना मेंबर्स को फ्रॉड के खिलाफ, कोई मटेरियल में स्टेटमेंट है, ओमिशन है, उसके खिलाफ मेंबर्स को बताना, ठीक है। कोई डिफिशियंसी है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में, जो इंटरनल ऑडिट कराती है जो कमेटी, उसमें कुछ दिक्कत है तो उसके लिए रिपोर्ट करना, ठीक। ऑडिट कंडक्ट कराने के लिए ओपिनियन प्रोवाइड करना, भाई जो ऑडिट कराया हुआ है ऑडिटर ने, भाई जब ऑडिटिंग हो जाती है तो ये ड्यूटी है ऑडिटर की कि बताना भाई देखो गलतियां कहाँ, इसको सुधार। कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस को अच्छे से फॉलो करने के लिए मोटिवेट करना है कि काम, ये ड्यूटी है। लाइबिलिटी की बात कर ले, लाइबिलिटी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लेना कि अगर ऑडिटर किस चीज के लायबल होता है। अगर उसके ऑडिट रिपोर्ट के चलते कुछ कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान होता है, उससे कुछ नेग्लिजेंस और मिसकंडक्ट चलते हुए कंपनी को कुछ नुकसान होता है, तो ऑडिटर लायबल होता है। उसके कुछ रिपोर्ट में कुछ भी स्टेटमेंट है, कुछ ओमिशन है, जिसका इफेक्ट कंपनी के स्टेक्स पर पड़ता है, बिल्कुल ऑडिटर फंसेगा उस केस में, ठीक। कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज हो गया और ऑब्जेक्टिविटी को लेके, इंडिपेंडेंसी को लेके, तो भी ऑडिटर पकड़ा जाएगा वहां पर। तो ये सारी चीजें जो है वो आपके केस में आएंगी, वो आपकी ऑडिटर के लायबिलिटीज में। ऑडिट रिपोर्ट कंपोनेंट्स एंड टाइप्स। ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या शामिल होता है, कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए ये सब, ये कुछ खास तो नहीं, लेकिन ऊपर ऊपर से मैं आप देख सकते हैं कि ऑडिट रिपोर्ट एक ऐसा फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें ऑडिटर जो है ऑडिट प्रोसेस की सारी इंफॉर्मेशन बताता है सर। ये मेनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। हम बेसिक कह सकते हैं समरी ऑफ ऑडिटर फाइंडिंग्स, ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन। ऑडिटर ने क्या पाया है, उसके कंक्लूजन और ऑब्जर्वेशन और फाइंडिंग्स का एक समराइज फॉर्म होता है। इसमें वो सारी चीजों के बारे में हाईलाइट करता है जो उसने ऑडिट करने के दौरान कंपनी की चीज में पाया हुआ है। अगर हम कंपोनेंट की बात करें, टाइटल होता है, एड्रेस होता है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है, मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेसिक सी चीजें हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपकी। अनक्वालिफाइड ओपिनियन, कोई दिक्कत नहीं है। क्वालिफाइड में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ अनफेयर मीन्स का यूज हुआ है, तो वहां पर एडवर्स में बहुत दिक्कत है, एकदम अकाउंटिंग प्रिंसिपल स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं हुए हैं, ठीक है। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इज अनेबल टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑफ फाइनेंशियल टू लिमिट। भाई कभी कभी क्या होता है कि ऑडिटर के पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं रहती है, कभी कभी ऑडिटर को पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, तो अपने रिपोर्ट में डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन डाल सकता है। अदर रिपोर्ट में मेनली वो इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में लिख सकता है, अलग से वेरिफिकेशन के बारे में डाल सकता है चीजें। ये मेनली आपकी इसमें आएंगी ऑडिट रिपोर्ट में। स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग मुझे खास लगता नहीं है, कुछ खास चीज तो नहीं है। बाकी मैं सोच रहा हूँ कि ऑडिट ऑफ एनपीओ और एक दो और टॉपिक है, इसको जो है हम लोग किसी और क्लास में डिस्कस करें। एक दिन में मैं इतना लोड आप लोग को दे दूंगा, अच्छी चीज नहीं है। छोटी क्लास रखेंगे, इफेक्टिव क्लास रखेंगे। 35 मिनट की क्लास आपको मिलेगी। पहली क्लास 45 मिनट चली गई थी, वो 1 घंटे में। देखो ऐसा नहीं है कि मैं आज ऑडिटिंग को छोटा पढ़ा रहा हूँ या आगे पढ़ाऊंगा छोटा। क्लासेस छोटी रहो, क्रिस्प रखो, कम पढ़ाओ लेकिन बढ़िया पढ़ाओ। तो ऑडिट ऑफ एनपीओ और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 2-3 और है, रिसेंट ट्रेंड्स इन ऑडिटिंग करके, और भी कुछ इसमें नहीं है तो मुझे लगता है कि बताना चाहिए आपको, तो उसको अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, अगली क्लास में उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। आज की क्लास जो है हम यही वाइंड अप करते हैं और इसको जो है वो अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। बाय बाय, टेक केयर।